नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मेरा ट्रेनर। मैं हूं सौरभ ठाकुर। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज जब मैं आप लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज है 18 अप्रैल 2020 की रात। ये खत्म हो रही रात एक्चुअली। आपके सामने जो मैंने कटआउट लगाया ये बीबीसी न्यूज़ का कटआउट है और आप देख सकते हैं 16 अप्रैल 2020 का। यहाँ पे लिखा हुआ साउथ कोरिया इलेक्शन, रूलिंग पार्टी विंस एमिड कोरोना वायरस आउटब्रेक। देखिए आज की तारीख में जब मैं आप लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 18 अप्रैल 2020 को, अनफॉर्चुनेटली इस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रखा है। आज की तारीख में पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो 22 लाख से ज़्यादा, इनफैक्ट 22.5 लाख से ज़्यादा लोग इससे इन्फेक्टेड हैं। अनफॉर्चुनेटली, वेरी सॉरी टू से, लेकिन 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हाँ, एक अच्छी चीज़ ये है कि ऑलमोस्ट 6.25 लाख 5,75,000 लोग रिकवर कर चुके हैं, विच इज़ ग्रेट। देखिए एक टाइम था जब यूनाइटेड स्टेट्स में नंबर बढ़ना शुरू हुआ ही था और आज देखते ही देखते यूएस में 7 लाख, यस 7 लाख से ज़्यादा केसेस हैं। दिस इज़ अनबिलीवेबल। और एक टाइम था, आपको ध्यान होगा तो चाइना से ही तो कहानी की शुरुआत होती है, इस वायरस की शुरुआत होती है। चाइना के भी हुबई प्रोविंस और यहाँ पे आता है वुहान शहर से। चाइना के जस्ट बाजू में देखिए आपको यहाँ पे एक मैप दिखेगा। इस जगह को बोलते हैं कोरियन पेनिनसुला। यहाँ पे ऊपर उत्तरी कोरिया और नीचे दक्षिणी कोरिया, मतलब नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। ये जो साउथ कोरिया का रीजन है, एक समय पे जब कोरोना वायरस से जो अफेक्टेड पॉजिटिव संख्या थी, वन ऑफ द टॉप कंट्रीज़ में था। एक समय पे आपने मतलब अगर इस चैनल के सारे वीडियोस देखे होंगे तो काफ़ी वक्त तक के यूएस एंड साउथ कोरिया एकदम नेक एंड नेक चल रहा था इनका नंबर। आज यूएस में केसेस 7 लाख से ज़्यादा है। आप एस्टाउंड होने को तैयार हो जाइए, साउथ कोरिया में केसेस 10,500 है। और अगर आपको इसमें भी कुछ आश्चर्य नहीं हुआ तो ये सुनिएगा, इसमें से भी 8,000 के आसपास लोग रिकवर कर चुके हैं। और ये सुन लीजिए कि 250 से भी कम लोगों की यहाँ पे मृत्यु हुई है। दिस इज़ रिमार्केबल। यस, आप मेरा पिछला वीडियो ज़रूर, मेरे ख्याल से अगर आप नहीं देखेंगे तो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने ताइवान के बारे में बताया था, उसको मैं टच नहीं करूँगा आज की क्लास में। ताइवान से भी मैंने बताया था कि हम काफ़ी कुछ, पूरी दुनिया काफ़ी कुछ सीख सकती है। आज की क्लास में देखते हैं साउथ कोरिया के बारे में। अगर आप इससे भी अस्टाउंड नहीं हुए तो आप उससे भी बड़ी बात सुनिए। आज जब दुनिया की तकरीबन 1/3 से आधी आबादी लॉकडाउन में है, घरों में बैठे हुई है, क्योंकि इसके अलावा तो कोई रास्ता बचता नहीं है। इस बीच में 15 अप्रैल को साउथ कोरिया में इलेक्शन हुआ। मतलब टेक दिस फॉर कॉन्फिडेंस, मतलब इसके लॉकडाउन के बीच में, साउथ कोरिया में हालांकि लॉकडाउन नहीं है लेकिन पूरी दुनिया में तो है, तो इस बीच में इलेक्शन हुआ, लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आप देख सकते हैं। और वन ऑफ द हाईएस्ट नहीं, वन ऑफ द हाईएस्ट वोटर टर्नआउट हुआ और ज़बरदस्त यहाँ पे लोगों ने अपने राष्ट्रपति को दोबारा विजयी बनाया। यार ये तो अपने आप में बहुत ही अचंभित कर देने वाली बात है। इसी चीज़ को मैं आपको डिटेल में एक चीज़ समझाता हूँ, मस्त से समझिएगा। काफ़ी चीज़ें सीखने को, समझने को आज की क्लास में। इसके पहले आप जहाँ पर भी वीडियो को देख रहे होंगे, आप चाहें तो यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेनर सौरभ ठाकुर में जा सकते हैं और इस तरह के और बहुत सारे वीडियो से बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। मैंने साउथ कोरिया और यूएस को पहले भी कंपेयर किया हुआ है और साउथ कोरिया के बारे में मैंने बहुत बार पहले वीडियोज़ बनाए हुए हैं। ज़रूर देखिएगा उन वीडियोज़ को, आपको काफ़ी अच्छा एनलाइटनिंग लगेगा मेरे हिसाब से। तो जब आप वीडियो देख चुके हो तो टेलीग्राम चैनल सौरभ ऑफिशियल में जाके इस पर्टिकुलर वीडियो की पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए वापस आते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में 22.5 लाख से ज़्यादा केसेस हैं। इन 22.5 लाख से ज़्यादा केसेस में यूनाइटेड स्टेट्स सबसे नंबर 1 है, जिसमें 7 लाख से ज़्यादा केसेस हैं। पूरा यूरोप तो वैसे ध्वस्त हो चुका है और इसमें सबसे पहले आता है स्पेन, अनफॉर्चुनेटली, जिसके ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास केस हैं। पूरे 2 लाख नहीं हुए, 2 लाख टच कर ही रहे हैं लोग। इसके बाद इटली, वो भी बहुत ख़राब हालत में। इटली के ऑलमोस्ट 2.25 लाख 1,75,000 के आसपास केसेस हैं। इसके बाद आता है जर्मनी एंड फ्रांस, इनफैक्ट मतलब फ्रांस, उसके बाद आता है जर्मनी। इन दोनों के पास ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास केसेस हैं। तो बहुत बड़ा नंबर है यार। अच्छा, अब जब सभी के बारे में बात करें तो इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया में 14,000 से ज़्यादा केसेस हैं आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 18 अप्रैल 2020 को, ध्यान रखिएगा। और इन सब के बीच में अचानक एक देश हमको देखने को मिलता, साउथ कोरिया, जो इस लैडर में इतने ऊपर था शुरुआत में। आज की तारीख में यहाँ पे केसेस बड़ी मुश्किल से 10,500 हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था ऑलमोस्ट 8,000 लोग रिकवर कर चुके हैं। और देखिए डेथ तो फिर इससे ज़्यादा बड़ा तो लॉस क्या हो सकता है, लेकिन आप पूरा, ये वैश्विक महामारी है ना, तो पूरी दुनिया के हिसाब से कंपेयर करके देखिए। एक तरफ आप बोलते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में डेथ 30,000 से ज़्यादा हो चुकी है, इस हिसाब से आप कंपेयर कीजिए तो ये तो फिर अनबिलीवेबल अचीवमेंट है कि 250 से भी कम डेथ है। ना सिर्फ ये, आप टोटल डेली न्यू केसेस ज़रा देखिए। ये देखिए किस तरह से पीक की, और ये तो मैं गिरना समझता हूँ। ये क्या है,
आज पूरी दुनिया में लोग ये देख रहे हैं कि किस देश का ग्राफ टेपर होना शुरू हुआ है। इनका ग्राफ तो क्या स्टीपली फॉल किया, दिस इज अनबिलीवेबल। आप इस ग्राफ को पॉज करके वीडियो को देखिएगा अच्छे से। कहाँ तो एक टाइम पे ऐसा था कि 800 केस आ रहे थे पर डे इसमें साउथ कोरिया में, और अभी तो मैं आपको बता देता हूँ, जब मैं 18 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ 18 अप्रैल 2020, पिछले हफ्ते ये भी देखा गया कि 40 केसेस पर डे से भी कम आ रहे हैं। ये तो रिमार्केबल है यार। मतलब इस चीज़ का 5% हो गया केसेस टोटल के। 800 अगर पर डे आ रहे थे तो इस चीज़ के 5%, दिस इज़ अनबिलीवेबल नंबर। अब दो चीज़ हम समझते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इन्होंने केसेस को अपना कम जो किया, फ्यूचर प्लान क्या कर रहे हैं, और साउथ कोरिया का इलेक्शन जो यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। तो पहले ना मैं आपको समझाने के पहले आपको ये दिखाता हूँ कि ये कितनी बड़ी चीज़ है। देखिए, मैंने तकरीबन दुनिया के सारे जो बढ़िया अखबार हैं, जो अच्छे न्यूज़पेपर हैं, जो आप सब पढ़ते होंगे, मैंने काफ़ी सारे न्यूज़पेपर से कटआउट यहाँ पे आपके लिए रखा है। और बहुत ही अच्छा होगा अगर आप जाके खुद भी न्यूज़पेपर्स को पढ़ेंगे, इन आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। तो देखिए, बीबीसी ने अपने कॉलम में जगह दिया साउथ कोरिया इलेक्शन को। यहाँ पे लिखा है रूलिंग पार्टी विन एमिड कोरोना वायरस आउटब्रेक। बिल्कुल सही बात है, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का भयंकर आउटब्रेक चल रहा है। ये आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का द न्यूयॉर्क टाइम्स, इन्होंने लिखा है इन साउथ कोरिया वोट वायरस डिलीवर्स लैंडस्लाइड विन। यस, ये लैंडस्लाइड विन ही है। ये शब्द इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि, चलिए अब यहाँ पे लिखा तो बोल ही देता हूँ, प्रेसिडेंट मून जे इन, थोड़ा भी धुंधला होगा मैं आगे दिखा दूंगा। तो राष्ट्रपति मून जे इन साहब की पार्टी को टोटल 300 सीट्स में से 180, मतलब 60%। अगर 60% के लिए आप लैंडस्लाइड वर्ड यूज़ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। तो राष्ट्रपति मून जे इन साहब जो है, ये लेफ्ट लीनिंग पार्टी है इनकी। आगे से बताता हूँ एक एक चीज़। ये लैंडस्लाइड वर्ड का मैं आपको मतलब समझाना चाहता था। एक और अखबार देखिएगा, द डिप्लोमेट, उन्होंने क्या लिखा है देखिए। द डिप्लोमेट ने भी अपने अखबार में इस चीज़ को जगह दिया है। बहुत बड़ा इवेंट है ये। कोविड-19 फैक्टर पावर्स, मतलब ये काफ़ी बड़ा फैक्टर होता होगा आज की तारीख में, तभी इन्होंने लिखा है बिकॉज दिस फैक्टर पावर्स साउथ कोरिया की रूलिंग पार्टी, जो इनकी डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके लिए मैंने आपको बोला लेफ्ट लीनिंग, जो इनकी पार्टी है, जो मून जे इन, जो इनके भी तात्कालिक राष्ट्रपति हैं, जो 2017 में आए थे अगर आपको याद होगा तो, और अभी फिर तो इलेक्शन हो ही गया। तो इनको सीट मिली 180। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप कितने सारे लोग यहाँ पे, ये तो मैंने सिर्फ एक क्लिप लिया हुआ है और बहुत सारे क्लिप्स आगे भी रखा मैंने। कोविड-19 स्ट्रैटेजी प्रोपेल्स, ये क्या स्ट्रैटेजी, इसके बारे में आज की तारीख में पूरी दुनिया बात कर रही है। यार स्ट्रैटेजी कोई बनाए तो साउथ कोरिया जैसे बनाए, जिन्होंने गजब का कंट्रोल किया वायरस को। जो भी है, इस चीज़ से मून जे, ये पिक्चर कर्टसी बीबीसी यहाँ पे लिखा हुआ है, मून जे इन साहब गजब का यहाँ से निकले जीत के। और टोटल जैसे मैंने आपको बताया 300 में से 180, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो हुआ, तो मून जे इन साहब की पॉलिटिकल पार्टी एक लैंडस्लाइड विक्ट्री इनको मिला, राइट। और ना सिर्फ इन्होंने, एनपीआर में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा हाउ साउथ कोरिया रीन मतलब होता है कंट्रोल करना, द आउटब्रेक विदाउट शटिंग। यस, साउथ कोरिया ने इतने बड़े बड़े लॉकडाउन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी साउथ कोरिया के, जितने पूरी दुनिया में अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में ज़रूरत पड़ रही है। अगर आप मेरे पहले की वीडियोस भी देखे होंगे तो मैंने काफ़ी बार साउथ कोरिया और यूएस को काफ़ी बार कंपेयर करके बताया, क्योंकि दोनों के दोनों एकदम क्लोज चल रहे थे एक टाइम पे। ये देखिए, आप फोर्ब्स ने भी अपने इसमें जगह दिया हुआ इस चीज़ को, अनमास्किंग द डिफरेंस। सो अनमास्किंग डिफरिंग यूएस साउथ कोरिया अप्रोच टू कोविड-19। तो एक बात तो ये होगा कि मून साहब ने बहुत डिसाइसिव एक्शन लिए, टेक्नोलॉजी को लेके आए, टेस्टिंग वगैरह में भी कुछ चीज़ें कि हम आगे बात करेंगे। और मैं एक बहुत बड़ी चीज़ जो ट्रम्प साहब जो मिस कर गए वो है टाइमिंग। एक तो पहला लॉकडाउन करने का टाइमिंग वो मिस कर गए, मास्क के ऊपर अप्रैल में डिस्कशन हो रहा था, और बहुत सीवियर इनडिसाइसिवनेस, ये बहुत हैमर कर गया साउथ यूएस को। मैंने यूएस के ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियो पहले एक बनाया था, वो आप देखिएगा आराम से। मैं पर्सनली आपको बताता हूँ, मैं ग्लोबल टाइम से कटआउट लेना प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि ये लोग सिर्फ चाइना की तारीफ करते हैं, तो चाइना का माउथ पीस है। लेकिन चलो, पहली बार फॉर अ चेंज इन्होंने किसी और की भी तारीफ की तो हमने यहाँ पे ले लिया मैंने, इसलिए। अदरवाइज मैं ये लेना प्रेफर नहीं करता। एफिशिएंट वायरस हैंडलिंग बूस्ट्स मून्स रेटिंग, क्या बात है। कुछ वक्त पहले तक कि ये डिस्कशन हो रहा था कि मून साहब ने निसंदेह कोरोना वायरस डिजीज से गजब का स्ट्रैटेजी बना के टैकलिंग किया है। क्या ये काफ़ी है क्या मून साहब को दोबारा राष्ट्रपति पद का चुनाव जिताने के लिए? आप देखिएगा द नेशनल इंटरेस्ट, और यहाँ पे आप ज़रा देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
प्रेसिडेंट मून जे इन हैंडल्ड कोरोना वायरस वेल। इन्होंने खुद ही लिख दिया कि हाँ, इन्होंने अच्छे से हैंडल तो किया है, बट क्या ये पर्याप्त है कि अप्रैल महीने में इलेक्शन जीत जाएंगे सर जो है? यस, जीत क्या जाएंगे भाई, जीत के आगे फोड़ दिए इलेक्शन को। तो 300 में से 180 सीट लाना मतलब 60% लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ना सिर्फ इन्होंने फर्स्ट पोस्ट नहीं भी देखी, आप 18 अप्रैल का इनका कटआउट मैंने लगाया, कोशिश कीजिएगा सारे आर्टिकल्स पढ़ पाएं, बहुत बेहतरीन लिखे हैं सारे आर्टिकल्स में। साउथ कोरिया गोज टू द पोल, हैंडलिंग ऑफ कोरोना वायरस डिलीवर्स लैंडस्लाइड। आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं, मैंने आपके लिए जो सारे कटआउट्स रखे हैं, मैंने क्यों रखा होगा, आपको क्या लगता है? आपको ये बताने के लिए कि ऑलमोस्ट अक्रॉस द ग्लोब ये बात होने लगी है कि आज के टाइम पे सबसे बड़ा इशू जिसको टैकल करना ज़रूरी है, जिसको सॉल्व करना ज़रूरी है, वो है कोरोना वायरस। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज के टाइम पे दुनिया के वो लीडर जो कोरोना वायरस के इशू को सबसे अच्छा टैकल कर रहे हैं वो इलेक्शन जीत जाएंगे? देखिए, दुनिया भर के अखबारों का कहना तो तकरीबन यही लगता है कि उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि वो इलेक्शन जीत जाए। जब मैं ये स्टेटमेंट बोला हूँ तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ आई होगी नवंबर 2020 का यूनाइटेड स्टेट्स का इलेक्शन, और ये एक बहुत प्रोमिनेंट रीज़न है कि ट्रम्प साहब के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जा रहा है कि ट्रम्प साहब इलेक्शन जीत पाएंगे कि नहीं। और इसके एक वजह से ही ट्रम्प साहब पे एक बलि का बकरा ढूंढ रहे हैं। मैंने ये नहीं बोलता कि WHO ने बहुत स्मार्टली डील किया, लेकिन WHO की बात ट्रम्प साहब कब सुनते थे? ट्रम्प साहब तो ट्रम्प हैं, तो WHO का जैसा एक बलि का बकरा ढूंढ रहे कि हाँ ये रिस्पॉन्सिबल है जिसके कारण आज US में स्थिति ये ख़राब है। WHO पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मैं ये भी नहीं बोलूँगा। और इसलिए क्योंकि साउथ कोरिया ने स्ट्रेटेजाइज इतना बेहतरीन किया है, आज पूरी दुनिया के लीडर, चाहे वो US के लीडर्स हों, चाहे यूरोपियन यूनियन के लीडर्स हों, चाहे इंडिया के मोदी साहब हों, सभी उनसे डिस्कस कर रहे हैं कि क्या किए हैं आप लोग, समझते हैं। तो आप देखिए, जैसे द इकोनॉमिक टाइम्स का मैंने कटआउट लगाया, प्राइम मिनिस्टर मोदी साउथ कोरियन प्रेसिडेंट मून जे इन डिस्कस वे टू टैकल कोविड-19। देखिए, इतनी बड़ी महामारी जब पूरी दुनिया में फैली हुई है तो डिस्कस करने में कोई ख़राब बात तो है नहीं। अगर कोई अच्छा किया है तो किया है। आपको लगेगा सर ये इतनी बड़ी बात है क्या? बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि इसके पहले तक के साउथ कोरिया में जब भी कभी इलेक्शन लड़ा जाता था ना, अमूमन ये देखा जाता था कि साउथ कोरिया में इलेक्शन 3-4 मुद्दों पे मेनली लड़ा जाता था। सबसे पहली बात, नॉर्थ कोरिया के साथ इनके रिलेशन कैसे हैं। इनको आप पहचानते होंगे, नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन है। आप एक काम कीजिएगा, किम जोंग उन के पहले के इनके दो इनके पहले के प्रीमियर्स का नाम मुझे बताइएगा नॉर्थ कोरिया के, ठीक है? इनका नाम तो मैंने बोल ही दिया, किम जोंग उन। तो साउथ कोरिया के नॉर्थ कोरिया के साथ रिलेशंस कैसे हैं, पहला टॉपिक अक्सर ये रहता था, इस पर डिस्कशन होता था। दूसरा, देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था कैसी है साउथ कोरिया की। तीसरी चीज़, करप्शन पर डिस्कशन होता था। तो मेनली ना ये टॉपिक होते थे जिस पे साउथ कोरिया में इलेक्शन लड़ा जाता था। लेकिन इस बार साउथ कोरिया की पब्लिक ने ये समझ लिया कि भाई अगर हमारे राष्ट्रपति की पूरी दुनिया में इतनी तारीफ़ हो रही है, मिस्टर मून की इतनी तारीफ़ हो रही है, तो चलिए सब लोग एकदम ज़बरदस्त तरीके से ह्यूज नंबर पे पहुंचते हैं और अपने लिबरल प्रेसिडेंट को वोट कास्ट करके विजयी बनाते हैं, विक्टोरियस बनाते हैं। देखिए, ये इसलिए भी मेरे हिसाब से तो काफ़ी बड़ा इलेक्शन है, और ये विक्ट्री साउथ कोरिया के एक लिबरल राष्ट्रपति की इसलिए भी मेरे हिसाब से तो काफ़ी बड़ी है, क्योंकि कुछ वक्त पहले तक की अगर आप देखेंगे तो न्यूयॉर्क टाइम्स में इस तरह की हेडिंग्स भी आती थी, फॉर ऑटोक्रेट्स एंड अदर्स कोरोना वायरस इज़ अ चांस टू ग्रैब इवन मोर पावर, मतलब पावर का सेंट्रलाइजेशन। तो ये चीज़ देखिए आप, न्यूयॉर्क टाइम्स को तो मेरे ख्याल आप बहुत ही अच्छा न्यूज़पेपर मानते होंगे। द गार्जियन में भी देखिए आप, ये देखिए द गार्जियन का कटआउट, अथॉरिटेरियन लीडर्स मे यूज़ कोविड-19 टू क्राइसिस टू टाइटन देयर ग्रिप। जैसे ही मैं ये दो हेडिंग पढ़ता हूँ ना, तो मुझे अचानक हंगरी के विक्टर ओरबान साहब याद आते हैं, और मेरे ख्याल आपको भी यही याद आए होंगे कैसे वो पावर का सेंट्रलाइजेशन कर दिया उन्होंने। इसलिए मैंने आपको बताया, इस सब चीज़ों के बीच में साउथ कोरिया के एक लिबरल राष्ट्रपति का इलेक्शन जीतना, ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोविड, कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो पूरी दुनिया के इतिहास को बदल के रख देते हैं। अगर द्वितीय विश्व युद्ध को आप जैसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से तो मैं अपना ओपिनियन देता हूँ, द्वितीय विश्व युद्ध एक ऐसा इवेंट था जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। टू एन एक्सटेंट मैं पर्सनली मानता हूँ वियतनाम वॉर को मैं ऐसा बहुत बड़ा इवेंट मानता हूँ, हालांकि उतना ग्लोबल नहीं था, बट हाँ। और तीसरी चीज़ मैं तो मानता हूँ जो USSR का डिसोल्यूशन हुआ था, उसका जो विघटन हुआ था, वो भी काफ़ी बड़ा इवेंट था, क्योंकि उसके पहले तक के शीत युद्ध चल रहा था, और उसके बाद फिर एक सिंगल पोलर पावर बच गया, US बच गया। इसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि कोविड-19 का इवेंट काफ़ी समय तक ह्यूमन सिविलाइजेशन याद रखेगी कि एक ऐसा इवेंट है जो दुनिया को जिसने पलट के रख दिया, बदल के रख दिया। वो तो खैर समय बताएगा, वो देखते हैं। लेकिन जिन इतने सारे न्यूज़पेपर्स को जो हम लोगों ने कटआउट देखा, इनको देख के तो कम से कम हमको ये लगने लगा है कि वो सारे के सारे देश जिसने कोविड का, जो कोरोना वायरस डिजीज़ के जो केसेस थे,
इनका जिन्होंने बढ़िया मैनेजमेंट किया है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो लोग इलेक्शन में विक्टोरियस निकलेंगे। एक काम करते हैं, इसका दूसरे साइड से देखते हैं कि क्या सर ये भी पॉसिबल है क्या कि जिन कंट्रीज़ ने मिसमैनेज किया है या इनको मिसजज किया है, क्या वो लोग पावर से बाहर चले जाएंगे? अब ये तो समय बताएगा, लेकिन अब तक तो ऐसा ही लगता है कि शायद ऐसा ही होगा, और साउथ कोरिया की विक्ट्री तो शायद यही सजेस्ट कर रही है, राइट? आपको ऐसा लगेगा सर ये विक्ट्री इतनी बड़ी है क्या? देखिए पिछले 16 साल में अगर आप देखेंगे साउथ कोरिया में, तो लेफ़्ट लीनिंग पार्टीज़ जो हैं, जो लेफ़्ट लीनिंग पार्टीज़ जो इतनी बड़ी मात्रा में, मैंने आपको बताया ना 180 सीट मिला है 300 में, जो पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी अचीव किया, ये बहुत ही अनोखी बात है। जिस जिस मैग्नीट्यूड में जिन्होंने जीता है, मून जे इन साहब ने जो जीता है, जो जिस मैग्नीट्यूड में जीता है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। ये रिमार्केबल है। मैं आपको इसको हर एक पॉइंट को जस्टिफाई भी करता हूँ। देखिए, ये आर्टिकल भी आप देखिए कब का, 15 का, अहेड ऑफ द कर्व, ये तो साउथ कोरिया है ही। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि साउथ कोरिया का ग्राफ ऐसे नीचे है वो ठीक है, साउथ कोरिया अब ये चीज़ कर रहा है कि इस ग्राफ को ख़त्म ही कर देंगे, और इसके अलावा सेकेंड वेव आने ही नहीं देंगे, इस पे काम कर रहा है साउथ कोरिया भी, राइट? साउथ कोरियाज इवॉल्विंग स्ट्रैटेजी टू प्रिवेंट कोरोना वायरस, ये देखिए रिसर्जेंस, रॉयटर को तो आप मानते होंगे, इन अखबारों को सबको मानते होंगे आप, कि रिसर्जेंस नहीं होने देंगे अब तो हम लोग। कहाँ तो जापान अगर में अपन देखते हैं, सिंगापुर में सेकंड वेव के बारे में बात हो रही है, चाइना के वुहान में ही सेकंड वेव के बारे में बात हो रही है यार। इटली का आपने देखा हो तो कॉन्ते साहब का स्टेटमेंट देखा हो तो हाँ, अभी हमको मई के फर्स्ट वीक में भी लॉकडाउन वगैरह रखना पड़ेगा, वो तो टास्क फोर्स बना रहे हैं बाकायदा कि सेकंड वेव अगर आ रही है तो उसकी जांच करो और हमको बताओ कि सेकंड वेव का क्या सीन है। इसी तरह से आप देखेंगे तो कोरोना वायरस केसेस हैव ड्रॉप शार्पली इन साउथ कोरिया, व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? आपको एक चीज़ तो रियलाइज़ होगा कि पूरी दुनिया इनके सक्सेस के बारे में बात करिए, राइट? फिजिशियंस वीकली, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? साउथ कोरिया रिपोर्टर्स। आपको ध्यान है, मैंने आपको यही बात बोला था, एक समय पे ऐसा था कि साउथ कोरिया में 800 केसेस आ रहे थे पर डे में, और उसके बाद देखिए, ये तो फिर भी डेट आप नीचे देखिए 6 अप्रैल ना, अभी तो ऐसा हो गया कि 40 के नीचे आ चुका है ये नंबर, वे अपने आप में सिग्निफिकेंट है। तो राष्ट्रपति मून जे इन साहब ने डेफिनेटली, इनको ग्लोबल प्रेज हुआ, कोरोना से जिस तरह से लड़े हैं, इतने बड़े एपिडेमिक को इन्होंने कंट्रोल किया, ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी बनाया। जो इनका स्ट्रैटेजी था मैसिवली, जो एक पर्टिकुलर चीज़ की चारों तरफ घूम रहा है, वो है मैसिव टेस्टिंग करो, मैसिव टेस्टिंग के अलावा कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ज़रूर करते रहो, वो मिस नहीं होना चाहिए। आपने देखा हो तो इस बीच में काफ़ी आर्टिकल्स देखिए ना, हर जगह यही चीज़ छपी थी, साउथ कोरियाज रूलिंग डेमोक्रेटिक पार्टी एक्सपेक्टेड टू विन बिग, ये सब बातें हो रही थी, और बिग जीता ही, 60% वोट मतलब लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है, बिग जीतना ही है। ये फ्लिप बोर्ड में देखिए क्या छपा होता, साउथ कोरियाज रूलिंग पार्टी विन इलेक्शन लैंडस्लाइड अमिड कोरोना वायरस आउटब्रेक। ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे जो अभी 180 असेंबली सीट इनको मिली है। देखिए अब ये बात आती है, आपको शायद ये लग रहा होगा कि वाकई में इतनी बड़ी बात है क्या? हाँ, बड़ी बात है, क्योंकि साउथ कोरिया का डेमोक्रेसी का ट्रांजिशन अब ज़्यादा पुराना तो है नहीं, 1987 के आसपास का ही है, और वहाँ से अब तक देखेंगे तो ये बिगेस्ट मेजॉरिटी से जीते हैं नेशनल असेंबली का जो इलेक्शन है। देखिए आज की तारीख में अगर आप साउथ कोरिया में देखेंगे, ये 2020 का साउथ कोरिया का इलेक्शन का पोल है, तो आपको मुख्य रूप से ना यहाँ पे 2 मेजर पार्टीज़ दिखेंगी, और वो है डेमोक्रेटिक पार्टी, और उसके अलावा जो कि लिबरल पार्टी है बेसिकली, अगर आपको ध्यान नहीं रहेगा तो लिख लीजिएगा, और इसके अलावा यूनाइटेड फ्यूचर पार्टी जो कि कंजर्वेटिव पार्टी है उनकी, राइट? और मैं अब इसके बाद इसी यूनाइटेड फ्यूचर पार्टी को यूएफपी के नाम से संबोधित करूँगा। तो डेमोक्रेटिक पार्टी को सीट मिली 300 में से 180, और इनको अच्छा लिखा ही हुआ है 103, ये रहे, तो इनको सीट मिली 103। यार ये तो काफ़ी बड़ी चीज़ है फिर, क्योंकि कंजर्वेटिव्स अभी पिछले 10 साल से तो जीते ही आ रहे थे, इसलिए काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। ये देखिए, अब आप जो यहाँ पे, अब आप लोगों में उत्साह देखिए, इस चीज़ को आप ज़रूर समझिएगा कि दुनिया में 1/3 से आधी आबादी लॉकडाउन में, हम उस वक्त के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ को ज़रूर पहले रखिएगा साथ में, उसके बाद इस आर्टिकल को पढ़िए। देखिए CNN ने क्या लिखा है, साउथ कोरिया सीज द लार्जेस्ट टर्न आउट इन ऑलमोस्ट 30 ईयर्स इन इलेक्शन, और ये जो टर्न आउट हुआ अभी 15 तारीख को 66.2%, मतलब जो भी वोटिंग एज में आते हैं उसकी 2/3 आबादी वोट करने को आई। आप भी जानते हो कि 60% 70% वोटर टर्न आउट मतलब गजब का होता है, और ये 1992 के बाद इतना बड़ा नंबर देखने को मिला है, दिस इज़ ग्रेट। मिलियंस ऑफ लोग आए वोट कास्ट करने को। ये जो लोग आए, ऐसे देख सकते हैं आप, मास्क वगैरह लगा के आए थे बाकायदा, सोशल डिस्टेंसिंग लोगों ने मेंटेन किया हुआ, तो ये भी आप देख सकते हैं। यार ऐसा लग तो रहा है, आज हर रोज़ आजकल कहीं ना कहीं अखबारों में आता है कि शायद 2021 या 22 तक के सोशल डिस्टेंसिंग शायद ज़िंदगी का पार्ट एंड पार्सल बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब
जब तक वैक्सीन नहीं आती। और ये है भी, ये होना ही है वैसे तो। खैर कभी और बात करेंगे इसके बारे में, पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये इलेक्शन डे के दिन आप देख सकते हैं लोगों ने कैसे मस्त तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखा है, और इसके बाद लोग वोट कास्ट करने आए। अच्छा, इसमें क्या क्या हुआ था, जितने भी लोग वोट कास्ट करने आ रहे थे उनका एक देखिए आप देख सकते हैं टेम्परेचर चेकअप हो रहा था पहले। तो लोगों का पहले टेम्परेचर चेकअप हुआ, उसके बाद हाथ को सैनिटाइज करवाया गया, और इसके अलावा डिस्पोजेबल मास्क, डिस्पोजेबल ग्लव्स, डिस्पोजेबल प्लास्टिक ग्लव्स जैसे इन साहब ने पहना हुआ, डॉक्टर साहब ने, वैसा उनको पहनाया गया। जो लोग ऐसे थे जो मास्क नहीं लगा के आए थे, या फिर जो जिनका टेम्परेचर टेस्ट जो में फेल हो गए, या फिर जो मास्क नहीं लगा के आए थे, उन सभी को बाकायदा इलेक्शन ऑफिशियल्स ने एस्कॉर्ट किया, उनको अलग किया, और उनको एक सेपरेट बूथ में वोट कास्ट करने को कहा। और उसके बाद आप बिलीव नहीं करेंगे, पूरे बूथ को सैनिटाइज किया गया था। ना सिर्फ ये, इसके अलावा जो 13,000 लोग जो क्वारंटीन में, सेल्फ क्वारंटीन में, वो लोग भी आए थे वोट कास्ट करने के लिए। ध्यान रखिएगा, ये वो तब आए थे जब बूथ जो है वो क्लोज हो गए थे। उसके बाद ये वो लोग हैं 13,000 लोग जो अभी तक कोई सिम्टम शो नहीं किए हैं, राइट। अभी आउटलुक का भी, आप आउटलुक का यहाँ पे हेडिंग देख सकते हैं, साउथ कोरियंस वोट इन नेशनल इलेक्शन एमिड वायरस फियर्स। ये 15 अप्रैल का आर्टिकल है, और हमने देख ही लिया ऑलमोस्ट 2/3 आबादी आ गई है वोट करने के लिए, जो कि ह्यूज नंबर है, ह्यूज। देखिए इसी वक्त पे अभी काफ़ी सारे चेंजेस भी आए, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे यूएफपी, यूनाइटेड फ्यूचर पार्टी, जिनको 103 वोट मिले, इनके 2 दिग्गज उम्मीदवार जो थे, इनके एक दिग्गज उम्मीदवार थे हवांग क्यो आन। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। हवांग क्यो आन साहब, अगर कोई भी आप एक इंटरनेशनल अखबार पढ़ते होंगे तो आपको ध्यान होगा, ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं साउथ कोरिया के। ये साहब भी अपनी सीट नहीं बचा पाए, और इनके अलावा ना क्योंग वॉन, तो ये दोनों के दोनों अपनी सीट नहीं बचा पाए, दोनों के दोनों इसमें हार गए। बीबीसी में देखिए एक और कटआउट मैंने बीबीसी का ही लगाया है, और वो है कोरोना वायरस, साउथ कोरिया होल्ड्स इलेक्शन इन मास्क एंड क्लिनिक्स। ये देख सकते हैं आप, मैं आपको यही चीज़ बता रहा था। ये इसलिए भी अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि साउथ कोरिया ने आज तक कभी अपने यहाँ पे इलेक्शन को पोस्टपोन ही नहीं किया। देखिए चाहे साउथ कोरिया बोले चाहे नॉर्थ कोरिया बोले, था तो वो कोरियन पेनिनसुला, ये था ना। मैं कोरियन युद्ध के बारे में कभी आपको डिटेल में एक आध वीडियो में बता दूंगा। तो कोरियन पेनिनसुला, ये पूरे रीजन को कोरियन पेनिनसुला बोलते थे, जिसके ये बेसिकली जापान का उपनिवेश था। यालू नदी के पीछे आता चाइना इधर, राइट। और बाद में फिर ये हुआ कि देखिए द्वितीय विश्व युद्ध किसके कारण हुआ था, कौन कौन मेनली इन्वॉल्व थे। ये था जर्मनी के अलावा जापान के अलावा इटली। इनको क्या बोला गया, तो धुरी शक्तियाँ, एक्सिस फोर्स, राइट। और दूसरी तरफ से अलाइड फोर्स। फिर बाद में जब ये तीनों हार गए तो जापान ने बाद में सरेंडर कर दिया। हिदेकी जो उनके युद्धकालीन प्रधानमंत्री थे, तो जापान के जितने अनकंडीशनल सरेंडर किया था। जब 6 अगस्त को एंड 9 अगस्त को, 6 अगस्त 1945 एंड 9 अगस्त 1945 को लिटिल मैन एंड फैट बॉय, ये दोनों के दोनों बॉम्ब गिराए गए थे, एटम बॉम्ब गिराए गए थे। फिर जापान ने अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया। तो उसके बाद अब क्या करें, तो 38th पैरेलल पे इस कोरियन पेनिनसुला को डिवाइड किया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्दर्न कोरिया, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको ताकि समझने में आसानी हो, और ये हो गया सदर्न कोरिया, राइट। तो मतलब नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है। तो हुआ क्या, ये अब देखो यार, ऐसा होता है कि कहीं पर भी इस तरह से डिवीजन होता है तो होता ही है कि एक दूसरे से फिर लड़ाई चलती ही रहती है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 के बाद ख़त्म हुआ ही था। उसके बाद दुनिया में पहली बात तो एक शीत युद्ध शुरू हो गया था, कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। ये कोल्ड वॉर का ही आउटकम है, ये सब चीज़ कोल्ड वॉर का आउटकम है। छद्म युद्ध, कोल्ड वॉर मतलब छद्म युद्ध। चाहे आप ये कोरियन वॉर देख लीजिए, चाहे वियतनाम का वॉर देख लीजिए, चाहे अफगानिस्तान में जो मुजाहिदीनों का वॉर, ये सारे के सारे जो कोल्ड वॉर के ही एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें यूएसएसआर और यूएस आमने सामने नहीं लड़े थे, किसी तीसरे देश में जाके लड़े थे। इसलिए मैंने अपने काफ़ी सारे वीडियोस में ये कहा है कि कभी यूएस जो अपनी ज़मीन पे एक भी युद्ध नहीं लड़ा, उसने सोचा नहीं होगा कि कोरोना वायरस से उसको लड़ना पड़ेगा अपनी ज़मीन पे, राइट। चलिए खैर वापस आइए यहाँ पे। तो ये 1950 से आप देखिए, थोड़ा सा डेट नहीं देखेंगे तो भी चलेगा, ईयर देख लीजिए, 1950, 50 और 1953, राइट। और 38 पैरेलल में शुरू हुआ, ये लड़ते ही रहे, थोड़ा सा आगे पीछे हुई टेरिटरी, इसको डीएमजी बोलते हैं आज के टाइम पर, डीमिलिटराइज जोन। कुल मिला के 1000 स्क्वायर किलोमीटर की जगह ऐसा है जहाँ पर नॉर्थ कोरिया एंटर नहीं कर सकता, साउथ कोरिया भी एंटर नहीं कर सकता। इसको ना फॉरगॉटन वॉर बोलते हैं, इस युद्ध को कोई याद नहीं रखता ऐसे तो, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, लेकिन इसलिए क्योंकि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एक तो पहली बात है कि ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, टेरिटरी उतने की उतनी रह गई, और दूसरा रीज़न ये कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और वियतनाम वॉर के बीच में हुआ था, और वियतनाम वॉर भी अपने आप में काफ़ी बड़ा वॉर था। हालांकि मैं इस बात को क्यों लेके आया यहाँ पे ये बताता हूँ आपको। इन दोनों को देखिए अब आप, 1950 से लेकर 1953। अब आप आइए काम की चीज़ में। सबसे पहला इलेक्शन जो साउथ कोरिया में था 1952 में,
1952 में कैसे हो सकता था, ये तो वॉर हो रहा है। यस, 1950 से 1953, हालांकि ये लोग आज भी आर्मिस्टिस, आर्मिस्टिस मतलब होता है युद्ध विराम, सिर्फ युद्ध विराम में ही, ऐसे अभी तक के पीस ट्रीटी तो साइन नहीं हुआ, तो टेक्निकली दे आर स्टिल ऑन वॉर, राइट। तो 1952 जब नॉर्थ एंड साउथ कोरिया का वॉर चल रहा था, उस वक्त भी जब इलेक्शन हुआ था तो वो फॉलो हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि उस वक्त से लेके आज तक के साउथ कोरिया ने अपना रिकॉर्ड तो मेंटेन रखा है कि भाई कुछ भी हो जाए, चाहे युद्ध आ जाए नॉर्थ एंड साउथ कोरिया का, चाहे कोरोना वायरस जैसा राक्षस आ जाए, इलेक्शन है जब है तब है। और ये काफ़ी बड़ी बात है एक्चुअली। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक पॉइंट बोला था कि इसके पहले तक के इलेक्शंस और आज के इलेक्शन जो साउथ कोरिया में, उसमें फ़र्क देखिए। इसके पहले तक के जो इलेक्शंस होते थे वो बेसिकली रीजनल पॉलिटिक्स, मतलब रीजनल लॉयलिस्ट जो होते थे। इसके अलावा जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस नॉर्थ कोरिया से क्या चल रहे हैं, इसके अलावा इकोनॉमी पे, करप्शंस पे, इन सब टॉपिक्स पे मेनली इलेक्शन होते थे। इस बार का टॉपिक ये टीनी टाइनी छोटा सा वायरस, अब मैं छोटा तो क्या ही बोलूँ भाई, पूरी दुनिया में इसने तो त्राही त्राही मचा दिया। 22.5 लाख से ज़्यादा केसेस हैं। मेन टॉपिक जो मेन टॉपिक था, मेन एजेंडा था, ये था। हालांकि ऐसा वायरस क्या है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बस मैं एक बात ये बोल रहा हूँ, और ये दुनिया के तमाम अखबारों ने भी ये चीज़ लिखा है। जो कोरोना वायरस था, कम से कम उसने मून साहब के फॉर्चून को तो पलट के रख दिया। सो प्रोबेबली ये वायरस इनके लिए तो बहुत ही अच्छा काम का निकल के आ गया, राइट। देखिए आज से, और ये बात इसलिए भी सभी लोग बोलते हैं, चाहे वो बीबीसी हो, चाहे आप, मैं तो बीबीसी मैंने देख लिया, न्यूयॉर्क टाइम्स मैंने देखा, सभी न्यूज़पेपर जो भी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर आप पढ़ते होंगे, द गार्जियन एक मुझे बहुत पसंद है, और कहीं कोई से भी आप न्यूज़पेपर में देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये लाइन मिलेगी। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि 2 महीने पहले तक के मून साहब के जीतने का ना, अगर मैं नहीं बोलूँगा तो चलो क्वेश्चन मार्क तो आ ही गया था। इसका बहुत सारे रीज़न थे। पहली चीज़ ये है कि जॉब मार्केट जो साउथ कोरिया का सैचुरेट हो रहा था, या जॉब क्रिएट नहीं हो रहा था, ऐसा बोलो। इसके अलावा जो इनका नॉर्थ कोरिया के साथ जो डिप्लोमेटिक टाइज थे, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, वो जो स्टॉल हो गए थे, कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। इसके अलावा बहुत सारे जो मून साहब के जो क्लोज अलाइज थे, उनके बहुत सारे स्कैंडल्स का पता चलना, ये बहुत प्रोमिनेंट रीज़न था कि ऐसा लग रहा था कि शायद मून साहब, इनके जीतने पे सवालिया निशान, और अगर मैं एग्जैजरेट नहीं करूँगा तो ये भी बता सकता हूँ कि हाँ, कि शायद इस बार नहीं ही जीतेंगे। अब देखिए द न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या लिखा है, साउथ कोरियन लीडर सेड कोरोना वायरस वुड डिसअपियर, इट वाज अ कॉस्टली एरर। कुछ वक्त पहले तक ये सब बात भी हो रही थी कि इसका मतलब सर, इसका मतलब ये है कि साउथ कोरिया को, आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब मून साहब की सरकार को स्टार्टिंग में काफ़ी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था कि यार आपको जितना सीरियस होना चाहिए ना इस वायरस के लिए, आप उतना सीरियस नहीं हो रहे हो। मेरे ख्याल से वो टाइम था, उसके बाद से जब साउथ कोरिया ने सीरियस होना शुरू हुआ तो क्या गजब का सीरियस हुआ। सीधा टेस्ट्स को खटाखट फरवरी से बढ़ाना शुरू किया इन्होंने, पेशेंट्स को आइसोलेट करना शुरू किया, ट्रीट करना शुरू किया, और उसके बाद नंबर तो हम देख ही सकते हैं भाई। इसके बाद आप ग्राफ भी देखिए, मैंने भी आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था, क्या एकदम शू शाह ये ग्राफ नीचे आया। इनफैक्ट ये देखिए ना, आप स्तब्ध रह जाएंगे। एक्टिव केसेस ज़रा देखिए, ये कोई बात है क्या, गजब का नीचे लेके आया। देखिए वर्ल्ड में एक टाइम ऐसा था जब चाइना के बाद सेकंड हाईएस्ट नंबर पे साउथ कोरिया चल रहा था। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। मैंने आपको उस वक्त ही बोला कि 800 केस आ रहे थे पर डे, और कहाँ ये तो गिरते गिरते 40 से भी नीचे जा चुका है। अभी साउथ कोरिया उस पोजीशन पे है कि साउथ कोरिया दुनिया की कई देशों में किट भेज रहा है, और इसके अलावा इस आउटब्रेक से लड़ना कैसे, इसकी एडवाइस दे रहा है। देखिए मैंने यहाँ पे कटआउट लिया हुआ है, साउथ कोरिया टू शिप 6 लाख कोरोना वायरस टेस्ट किट्स टू यूएस। माय गॉड, कभी किसी ने सोचा था कि ताइवान और साउथ कोरिया यूएस को किट भेजेंगे? मैं तो कभी नहीं सोचा था, मैं आपको अपना बताया था। इसके बाद इसी तरह से आज के टाइम पे आप देखेंगे तो साउथ कोरिया अपने एडवाइस, जो भी इन्होंने जो भी समझा है, जो भी इस पूरे इवेंट को, आउटब्रेक को कंट्रोल करने में जो कुछ भी सीखा है, वो भी शेयर कर रहे हैं। ट्रंप रिक्वेस्ट सप्लाईज फॉर साउथ कोरिया टू हेल्प कॉम्बैट कोरोना वायरस, क्योंकि कहीं ना कहीं यार सभी लोग चाह रहे हैं। अच्छा बाय द वे, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये मैं बताता हूँ तो एक पॉइंट छूट गया, कि ये मत सोचिएगा कि टेस्ट किट एक आध दो कंट्रीज़ को, यूएस और को, आज की तारीख में दुनिया के 20 से ज़्यादा देशों को साउथ कोरिया एक किट भेज रहा है। मैं आपको यही पहले क्लियर करता हूँ, तो काफ़ी सारे कंट्रीज़ को भेज रहा है साउथ कोरिया रैम्प्स अप एक्सपोर्ट टू कोविड-19 टेस्टिंग किट्स। ये देखिए आप डिप्लोमेट का आर्टिकल, वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़िएगा, 20 से ज़्यादा देशों को, राइट।
देखिए, अब तक आपने दुनिया में बहुत सारी डिप्लोमेसी देख ली। चाइना की आपने मास्क डिप्लोमेसी देखी, जिसके पूरी दुनिया में काफ़ी नेगेटिविटी के साथ जिसके बारे में बात हुई। इसी इसी मास्क डिप्लोमेसी को जब ताइवान ने यूज़ किया, ताइवान ने बिना किसी चीज़ के लिए लोगों को मास्क डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। मैंने आपको पिछला वीडियो दिखाया था, प्लीज़ उसमें देखिएगा, कैसे पोलैंड को और यूरोपियन कंट्रीज़ को, यूएस को उन्होंने मास्क और भेजा। और उसी मास्क डिप्लोमेसी से ताइवान की कितनी पॉजिटिव इमेज गई है पूरी दुनिया में, राइट। इसी तरह से साउथ कोरिया की इमेज, एक वर्ड आजकल बहुत चल रहा है और वो वर्ड है कोरोना वायरस डिप्लोमेसी। ये कोरोना वायरस डिप्लोमेसी को नेगेटिव मत लीजिएगा। कोरोना वायरस डिप्लोमेसी आज के टाइम पे साउथ कोरिया के कॉन्टेक्स्ट पे एकदम पॉजिटिव वर्ड है। मतलब साउथ कोरिया का कोरोना वायरस डिप्लोमेसी मतलब किट्स को शेयर करना, और इसके अलावा पॉजिटिव एडवाइसेस, मतलब किस तरह से ये लोग लड़ के जीत के बाहर निकले, इस एडवाइस को शेयर करना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। ये है साउथ कोरिया की कोरोना वायरस डिप्लोमेसी। अ डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्स टू कोरोना वायरस, लेसन्स फ्रॉम साउथ कोरिया। इस तरह के आपको हेडिंग दुनिया के हर एक अखबार में दिखेगी। मैंने तो ऑलरेडी काफ़ी सारे अखबार आपको दिखा दिए। द इंटरप्रेटर ने क्या लिखा है, द पब्लिक जजमेंट ऑफ साउथ कोरियाज कोविड-19 रिस्पॉन्स। तो इस तरह से मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे आर्टिकल्स दिखा दिए, राइट। देखिए, होता क्या है ना, जब आप इस तरह का कोरोना वायरस डिप्लोमेसी, इन सारी चीज़ों के बारे में जब बात करते हैं, तो जब आपके देश के बारे में, आपके देश के राष्ट्रपति के बारे में, आपके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जब पूरी दुनिया में बात होती है ना, तो आप खुद सोचिए, उस देश के लोगों का कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट करने लगता है। ना सिर्फ इस चीज़ के लिए कि हाँ हमारे देश जो लड़ बहुत बेहतरीन रहा है, उस देश के राष्ट्रपति के लिए भी, और ये बहुत पॉजिटिव। देखिए, अल जज़ीरा, कुछ बच्चों ने, इससे मैंने पूछा था, मतलब लास्ट वीडियो मैंने पूछा था अल जज़ीरा कहाँ का न्यूज़पेपर है। कुछ बच्चों ने आंसर दिया, कुछ बच्चों ने आंसर नहीं दिया। आप मुझे बताइएगा अल जज़ीरा कहाँ का अखबार है, देखते हैं आप क्या बोलते हैं। टेस्टिंग टाइम्स, वाई साउथ कोरिया कोविड-19 स्ट्रैटेजी इज़ वर्किंग। देखिए, स्ट्रैटेजी तो वर्क कर रही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और इसने मून जे इन साहब को एक बहुत ज़बरदस्त टाइम दे दिया है इस कोरोना वायरस डिप्लोमेसी ने, और वो ये टाइम दे दिया है अपनी इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करने का, सबसे प्रोमिनेंट। दूसरी चीज़, कैपिटलाइज करने का, अपनी इंडस्ट्रीज़ को दोबारा खड़े करने का। ध्यान से सुनना, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें ऑलरेडी साउथ कोरिया काफ़ी आगे चल रहा है, मैं आपको बताया तो ये बात। और दूसरी फार्मा, या फिर आप बायो फार्मा कुछ भी बोल दीजिए, इन इंडस्ट्रीज़ को दोबारा खड़ा करने का टाइम दे दिया इसने। साउथ कोरिया रिवील्स हाउ टू विन कोविड-19 वॉर। यस, इट इज़ अ वॉर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो आज के टाइम पे पूरा नैरेटिव ही चेंज हो गया है। चाहे दुनिया के अलग अलग ऑपोजिशन के लोग हों, या मतलब साउथ कोरिया के ऑपोजिशन के लोग हों, या दुनिया में जहाँ पर भी जिस पॉलिटिकल पार्टी के ऑपोजिशन के लोग हों, या फिर बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट्स हों, सभी ने ये चीज़ तो समझ लिया कि भाई आज के टाइम पे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा नेशनल इशू ले लो, आप ग्लोबल इशू ले लो, या जिसमें लोग जज कर रहे हैं अपने लीडर को, ऐसा कोई इशू ले लो, उसमें नंबर 1 पोजीशन पे है कोरोना वायरस। ये देखिए 16 ऑफ अप्रैल का आर्टिकल है। इन साउथ कोरिया सक्सेस फाइटिंग द वायरस बिगिन सक्सेस एट द बैलेट बॉक्स। ये तो आपको दिखेगी है, मैंने आपको दिखा दिया। 66.2% लोग वोट कास्ट करने आए और इतना गजब का लैंडस्लाइड विक्ट्री देखने को मिला, राइट। सो फाइनली इसे देख के ये समझ में आ रहा है कि हाउ डिड दे डील विद द वायरस, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। आपको 2-4 चीज़ें और बताता हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें, ये लिबरल्स का जो राइज होना, ये स्टार्ट अचानक हुआ क्या? थोड़ा सा शायद वीडियो स्लाइटली लंबा हो जाए, लेकिन देखिएगा काफ़ी अच्छा एनलाइटनिंग रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसके लिए फिर 2 वीडियो बनाऊंगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। देखिए, तो ये लिबरल्स का राइज होना क्या, ये मून साहब जो राइज हुआ, ये अचानक हुआ क्या? साउथ कोरिया इज़ अ लिबरल कंट्री नाउ। इसको देखिए, मैं आपको पहले तो समझाता हूँ इसको। साउथ कोरिया के जो लिबरल्स, अभी तो 15 को आपने देखा गजब का ये विक्टोरियस हुए, और आपको मैंने बताया 180 इनको सीट्स मिली। इससे इनका जो पॉलिटिकल क्लाउड है ना, वो ऐसा बना है जो आज तक कभी हिस्ट्री में नहीं बन पाया था। ये बात तो एकदम सही है। साउथ कोरियंस रूलिंग पार्टी विंस सुपर मेजॉरिटी, 180, जो मैंने आपको ये 300 में से 180 सीट इन लेजिस्लेटिव इलेक्शन। साउथ कोरिया रिमूव्स प्रेसिडेंट, ये इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। जो इनकी भूतपूर्व राष्ट्रपति साहिबा थी, जिनका नाम था पाक ज्वेन हाई, आई एम रियली सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो वो देख लीजिएगा आप, लेकिन पाक ज्वेन हाई साहिबा जो है,
इनके ऊपर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे करप्शन चार्जेस भी लगे हुए थे। द गार्जियन कट आउट है, प्लीज़ को पढ़ के देखिए। आउस्ट मतलब निकालना, देश इनके ऊपर महाभियोग लगा था, इम्पीचमेंट लगा था और बाद में देश से निकाल दिया गया था। आउस्टेड साउथ कोरियन प्रेसिडेंट पाक जिन हाई जेल्ड ओवर करप्शन एलिगेशंस, बाद में जेल हो गई थी फिर इनको। ये बात है 2017 की। और इसी 2017 में उदय होता है मून साहब का, और ये आर्टिकल देखिए द इकोनॉमिस्ट का मैंने लिया हुआ है। तो यहाँ पे आता है द रिवॉल्यूशन दैट आउस्टेड साउथ कोरियाज प्रेसिडेंट इज अनफिनिश्ड। मुझे ऐसा लगता है आज जाके ये शायद फिनिश हो चुका है, अब जब इतनी बड़ी बहुमत में जीते हैं। तो क्या ये पहले लिबरल थे जो वहाँ पे जीते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या ये पहले लेफ्ट लीनिंग प्रेसिडेंट आए थे? नहीं, पहले नहीं थे। लेकिन इस दशक के, जब 2017 में आया था ना पहली बार, तो तब इस दशक में तकरीबन 10 साल के बाद आए थे, कोई लेफ्ट लीनिंग राष्ट्रपति आया था। क्यों? उसके पहले कौन आए थे सर? उसके पहले किम डे जंग साहब आए थे। किम डे जंग साहब जो कि अपने आप में नोबेल पुरस्कार विजेता भी, ध्यान रखिएगा। 1998 में साउथ कोरिया के सबसे पहले लेफ्ट लीनिंग राष्ट्रपति बने थे। और इनके ठीक बाद मतलब 2003 में, 2003 से लेकर 2008 रॉ मू हाइन ये साहब जो थे 2008 तक के ये बने थे। और इसके बाद फिर लेफ्ट लीनिंग वाले लोग नहीं आ पाए थे, इसलिए मैंने आपको बोला तकरीबन 10 साल के बाद मून साहब आए थे, और वो पहली बार हुआ था 2017 में, राइट। तो 2017 में आए थे, राइट। 2017 में आने के बावजूद भी इनके, अच्छा बाय द वे, इनके पहले चाहे वो रो मून साहब हो, चाहे वो नोबेल लॉरिएट किम डे जंग हो, इस तरह की मेजोरिटी किसी ने नहीं देखा था यार, जैसा अभी इनको मेजोरिटी मिली है। मून साहब को 180 सीट की है, रिमार्केबल मेजोरिटी है। इन साउथ कोरिया वोट वायरस डिलीवर्स लैंडस्लाइड, इसलिए ना हर जगह ये लैंडस्लाइड विक्ट्री को एकदम बिल्कुल लिखा गया एकदम बोल्ड में। तो कुल मिला के हमको अभी तक ये समझ में आया कि इसके पिछले वाली जनरेशन के लिए हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया के साथ साउथ कोरिया का रिलेशन कैसा है वो मैटर करता रहा होगा, लेकिन अभी जो प्रेजेंट जनरेशन है, और इनफैक्ट अभी जो प्रेजेंट टाइम है, उसमें चाहे ओल्ड लोग हों चाहे नए लोग हों, जैसे भी हो, उनके लिए मैटर ये कर रहा है कि आप कोरोना वायरस के साथ कैसे डील किए हो। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी एक बात बोला था, मून साहब को इस वक्त पे काफ़ी बढ़िया टाइम मिल गया है अपनी इकोनॉमी को रीइन्विगरेट करने का, दोबारा खड़ा करने का। और जो इनकी डिप्लोमेसी, जिसके बारे में बोल रहे थे कि इनकी डिप्लोमेसी बहुत स्टॉल कर गई है, रुक गई है नॉर्थ कोरिया के साथ, उसको वापस चलाने का, राइट। फॉरेन मीडिया क्रेडिट मून्स इलेक्शन विक्ट्री टू सक्सेसफुल कोरोना वायरस रिस्पॉन्स। ना सिर्फ ये रीइन्विगरेट करने के अलावा भी डोमेस्टिक कुछ इश्यूज़ को मेरे ख्याल से इनको प्रायोरिटाइज भी कर देना चाहिए मून साहब को। जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत सारे जो स्टेट प्रोसिक्यूटर्स हैं उनके पावर अब्यूज़ के बहुत सारे अभी लेटली केस आए थे साउथ कोरिया में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये मून साहब उन इश्यूज़ को भी सॉल्व करेंगे। इसके अलावा कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और एक पीस डील अगर नॉर्थ कोरिया के साथ कर पाते हैं तो और बेहतरीन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस बात को भूलेगा मत कि आईएमएफ ने जो प्रोजेक्शन है गिरा दिया है। इसके पहले आईएमएफ का कहना था कि साउथ कोरिया 2.2% से ग्रो करेगा, और अभी ये गिर के 1.2% हो गया। हालांकि आईएमएफ ने पूरी दुनिया का, ये 1.2, इसके पहले 2.2 था, ध्यान रखिएगा ना। वैसे आईएमएफ ने यार पूरी दुनिया के साथ यही हुआ है ना, अभी तो पूरी दुनिया में यही हो रहा है कि प्रोजेक्शन सभी का गिर गया। इस बीच एक बहुत अजीब सी भी चीज़ हुई नॉर्थ साउथ कोरिया में, वो भी आपको बताता हूँ। एक बड़ी अजीब सी चीज़ ये थी, थे जोंग हो साहब। ज़रा टाइम का ये आर्टिकल देखिए आप, यहाँ हेडिंग क्या लिखी हुई है, नॉर्थ कोरिया डिफेक्टर विंस साउथ कोरियन पार्लियामेंट्री सीट। और ये हेडिंग सिर्फ यहाँ नहीं, आपको बीबीसी में दिखेगी, नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर बिकम्स फर्स्ट विन साउथ कोरियन पार्लियामेंट्री सीट। तो ये आपको हर जगह दिखेगी। तो ये साहब जो है थे योंग, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नाम, थे योंग हो साहब। ये छोटे मोटे पोस्ट में भी नहीं थे, ये काफ़ी अच्छे पोस्ट में थे। डिप्टी एम्बेसडर थे नॉर्थ कोरियन एम्बेसी के लंदन में। 2016 में इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं यार बहुत हो गया, अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ आ गए साउथ कोरिया। और उसके बाद इन्होंने इलेक्शन लड़ा, और इनको माना जाता है कि ये नॉर्थ कोरियन रजीम के बहुत ही स्ट्रॉन्ग, या मैं ऐसा बोलूँ कि मोस्ट वोकल क्रिटिक माने जाते हैं, तो ये गलत नहीं हो। ये देख सकते हैं आप, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, थे जोंग हु बिकम फर्स्ट नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर टू विन पार्लियामेंट्री। तो ये साहब भी अभी इलेक्शन जीत गए। इनफैक्ट जब विक्ट्री इनकी हुई तो काफ़ी अच्छे बहुतायत में इनको वोट मिला था, 58.4% के आसपास इनको वोट मिला था।
जब मैं साउथ कोरिया शिफ्ट हुए तो ऐसा लगा तो था शायद सभी को कि आराम से सुकून से ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। फाइटर आदमी तो लड़े यहाँ पे। इन्होंने वैसे कभी किसी एग्ज़ाम में पूछा जाए तो ध्यान भी रखिएगा, इन्होंने अपना नाम वैसे चेंज कर लिया, कहीं लिखा नहीं था, मैं इसलिए बता देता हूँ यहाँ पे आपको। कूमिन, KUMIN, कूमिन। कूमिन शब्द का अर्थ होता है सेविंग पीपल, है ना। तो इन्होंने अपना नाम वैसे चेंज कर लिया, तो ध्यान रखिए कभी कहीं पूछा गया तो। लेकिन मैं आपको ये बात ज़रूर बताता हूँ कि ये थैन होंग हो साहब जो है, ये अभी नॉर्थ कोरिया के रडार में तो है, और नॉर्थ कोरिया में गद्दारी की भाई सज़ा तो बहुत भयंकर होती है, इसका आपको भी अंदाज़ा होगा। तो देखते हैं, भगवान करे कि सर ब्लेस्ड रहें और बहुत साल जी, अच्छा रहेगा। लेकिन नॉर्थ कोरिया के साथ अब इनका रिलेशन कैसा रहता है और नॉर्थ कोरिया के रडार में कितना रहता है वो देखना पड़ेगा। एक लास्ट चीज़ आपको बता देता हूँ, साउथ कोरिया ने जो प्लान किया, जिस तरह से वायरस को बीट किया और अब क्या कर रहे हैं, ये रॉयटर का जो कटआउट है वो देखिएगा, अहेड ऑफ द कर्व, ये तो है ही साउथ कोरिया। साउथ कोरिया अब जो है वायरस को रिसर्जेंट नहीं होने दे रहा, उसको उससे पहले रोकने की प्रयास कर रहा है। अभी जो साउथ कोरिया में जो भी एयरपोर्ट के नए अराइवल्स हैं उनको बाकायदा ऐप से ट्रैक कर रहे हैं, कहीं कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। इसके अलावा वो लोग जो क्वारंटीन लॉ को ब्रेक कर रहे हैं उनको बाकायदा एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट दिया जा रहा है, ताकि उनके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन हो तुरंत पता चले। ये भी आप देख सकते हैं, ये फॉक्स न्यूज़ का मैंने कट आउट लिया। साउथ कोरियंस ब्रेक क्वारंटीन रूल टू बी स्ट्रैप्ड विथ इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग रिस्ट बैंड। तो बाकायदा उनको एक रिस्ट बैंड दिया जा रहा है। देखिए कुछ वक्त पहले तक किस तरह के आर्टिकल छपते थे, ये 4 मार्च का आर्टिकल देखिएगा, ये मैंने जानबूझ के रखा है इस आर्टिकल को। हाउ साउथ कोरिया लॉस्ट कंट्रोल ऑफ इट्स कोरोना वायरस। मैंने आपको याद है बीच में एक लाइन बोला था कि साउथ कोरिया में बीच में काफ़ी ये हो गया था कि आप मून साहब के ऊपर और उनके काफ़ी सवालिया निशान उठ गया था कि सर आप लोग सीरियस नहीं है इस इशू को कंट्रोल करने के लिए, उसी वक्त की बात है। और फिर उसके बाद इन लोगों ने कमर कस ली और एकदम से गिरना शुरू हुआ नंबर, राइट। देखिए दुनिया में आज के टाइम पे साउथ कोरिया, अगर मैं ताइवान को हटा देता हूँ, ताइवान को मैं कंट्री तो आज तो दुनिया में कोई नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी चलिए ताइवान को अगर मैं हटा के बोलूँ तो आज दुनिया में सबसे सक्सेसफुली अगर किसी ने कोरोना वायरस के आउटब्रेक को कंट्रोल किया तो उसमें नो डाउट साउथ कोरिया है। हाउ साउथ कोरियाज कोरोना वायरस आउटब्रेक गॉट क्विकली आउट ऑफ कंट्रोल, ये सब बातें होती रहती थी, लेकिन अब तो ये तो गया भाई, अब तो कंट्रोल कर लिया उन्होंने। तो इन्होंने फर्दर कंट्रोल, जो भी कंट्रोल किया इसको और फर्दर कंट्रोल करने के लिए इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम लोग हैवी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, हाइपर कनेक्टेड रखेंगे सोसाइटीज़ को। तो अब ये देखते हैं कि इन लोग ऐसा क्या डिसाइड किए कि हैवी मतलब टेक्नोलॉजी जो यूज़ करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफिंग कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर रहे। देखिए आज के टाइम पे साउथ कोरिया, मैंने जैसे आपको बताया कि कोरोना वायरस के आउटब्रेक को कंट्रोल करने वाला दुनिया में एकमात्र देश है। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो केसेस हैं उनको ट्रैक करेंगे विदाउट इम्पोजिंग। देखिए इन्होंने आज तक के जो साउथ कोरिया ने जो कंट्रोल किया, आप इतना मेजर लॉकडाउन नहीं देखेंगे जो पूरी दुनिया में जिस तरह का लॉकडाउन आपको देखने को मिला होगा, राइट। इतना भयंकर आपको लॉकडाउन साउथ कोरिया में तो देखने को नहीं मिलेगा। इसी चीज़ को ना पूरी दुनिया की मीडिया, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे यूरोप हो चाहे यूएस हो, सभी लोग देख रहे ध्यान से, क्योंकि यार उनको भी बाउंस बैक करना है, सारी दुनिया की मीडिया को वापस, सारी दुनिया की कंट्रीज़ को वापस अपनी इकोनॉमी को चलाना है। इनफैक्ट देखिए मून साहब का स्टेटमेंट देखिए, विदाउट रिजॉर्टिंग टू लॉकडाउन्स or bans on movement, we have been able to keep our factories running to a large degree, and this is instilling the idea to the world that we are safe and transparent production base। तो देखिए कितना बड़ा अचीवमेंट है ये, वाकई में एक सस्टेनेबल अचीवमेंट है, और यही चीज़ दुनिया में ट्राई कर रही है, क्योंकि अब दुनिया को भी समझ में आ गया कि शायद जब तक वैक्सीन ना आए या दवाई ना आए तो कोरोना वायरस इज़ प्रोबेबली हियर टू स्टे प्रोबेबली बाई 2021 या फिर 22। हो सकता है कि मैं गलत रहूं, और मैं तो चाहूँगा ही कि मैं गलत रहूं, उसके कल ही आ जाए भगवान करे दवाई। लेकिन कहीं ना कहीं दुनिया ने इस चीज़ को समझ लिया है, तो हमको एक बीच का एक ऐसा सस्टेनेबल मॉडल चाहिए कि हम उसके बीच में ऐसा कर सकें, इकोनॉमी को चला सकें। कब तक लॉकडाउन रख पाएंगे, पूरी दुनिया को पॉसिबल नहीं है ना। तो देखिए जो साउथ कोरिया की जो वायरस कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी थी, उसमें सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ इंटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो गया, और उसके अलावा एकदम खटाखट टेस्टिंग करना हो गया। तो ये सबसे प्रोमिनेंट चीज़। इसके बाद जो स्मार्ट सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जो भी जो वायलेटर्स हैं जिनको क्वारंटाइन किया, अगर वो लोग नहीं मान रहे हैं तो उनको एक ब्रेसलेट पहना दो। और ये जो भी लोगों का डेटा कलेक्ट हो रहा है डेटाबेस में रखो, और ये सिटीज़ के बीच में उन डेटाबेसेस को शेयर करो, जो भी इंफॉर्मेशन है इन लोगों के बारे में सारे के सारी चीज़ें शेयर करो। अच्छा बाय द वे, इसके पहले कि आप कुछ और सोचें, मैं आपको ये भी क्लियरली बता देता हूँ, जो ये हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं
उन्होंने इस नेटवर्क को बहुत ज़बरदस्त तरीके से लेवरेज करना शुरू किया। क्यों? ये सामने आपके सामने जो चीज़ दिख रही है, सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये पूरा नाम एक्चुअली इसका KCDC है। KCDC का मतलब है कोरोना सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ये तो जो कोरोना कंट्रोल मतलब KCDC जो है, सरल भाषा में KCDC जो है वो क्या कर रही है, बेसिकली इस डेटा को ऑपरेट कर रही है। तो वो क्या करती है KCDC, मैं यहाँ थोड़ा सा लिखता हूँ। KCDC क्या करती है, सबसे पहले एपिडर्मोलॉजिकल इन्वेस्टिगेटर्स को वो डेटा भेज रही है, उसके बाद ये रियल टाइम डेटा एक पेशेंट का जा रहा है, राइट। तो ये जो पेशेंट का रियल टाइम डेटा जा रहा है, उस पेशेंट के वेयर अबाउट्स, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो पेशेंट कहाँ पे है, कहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, उसकी लोकेशन क्या है, CCTV फुटेज क्या है, उसके क्रेडिट कार्ड का ट्रांजेक्शन क्या है, ये सब कुछ रियल टाइम डेटा जो ट्रांसमिट हो रहा है। आपको लगेगा सर ये से इतनी बड़ी क्या बात है? बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोरोना वायरस के ट्रांसमिशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टाइम ही है। जिस चीज़ जो पेशेंट का मूवमेंट ट्रैक करने में एक दिन लग रहा है पूरी दुनिया को, 1 सिंगल डे, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे मैं आपको बोलूँगा तो, ये चीज़ करने में लग रहा है साउथ कोरिया को 10 मिनट। तो यही सब चीज़ें तो है, इसी कारण आप आज साउथ कोरिया ने इतना सक्सेसफुली सब कुछ हैंडल कर लिया है, राइट। ना सिर्फ ये, यहाँ पे साउथ कोरिया रुक नहीं रहा, और साउथ कोरिया ने एक और चीज़ करने के लिए डिसाइड किया है कि वो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को अपनी और अपग्रेड करेगा और बेटर करेगा, बूस्ट करेगा अपने रिसोर्सेज को, मतलब बेसिकली हॉस्पिटल्स वगैरह को, जितने भी निमोनिया के पेशेंट्स हैं सभी की टेस्टिंग करो। और एक जो बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने ऐड किया वो है कि हॉस्पिटल्स के सारे स्टाफ्स का रेगुलर चेकअप होते रहना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपने देखा वो दुनिया में कई सारे देशों में ऐसा हो जा रहा है कि अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब जो है या फिर नर्सिंग स्टाफ वगैरह जो है वो लोग कई लोग पॉजिटिव हो जा रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। ना सिर्फ ये, साउथ कोरिया ने ऑलरेडी 2 हॉस्पिटल तो बिल्ड कर ही रहे हैं, विच इज़ ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन, और इसके अलावा जो तीसरी बिल्डिंग है वो इसलिए बिल्ड कर रहे हैं ताकि जो स्पेशलाइज कर सके इन ट्रीटिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ को। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए एक और सेपरेट बिल्डिंग बना रहे हैं। इसके अलावा एक सप्लीमेंट बजट इन्होंने निकाला है, मेरे ख्याल है 110 या 111 मिलियन डॉलर के आसपास है, चलिए वो देख लीजिए, 110 या 111 मिलियन डॉलर के आसपास है। ये बेसिकली इसलिए निकाला है इन्होंने कि 120 आइसोलेटेड रूम्स बना रहे हैं, तो 120 अलग अलग इस तरह से आइसोलेटेड रूम्स बनाने के लिए 110 मिलियन डॉलर के आसपास का अमाउंट उन्होंने अलग कर दिया। साउथ कोरिया ने ये भी डिसाइड किया कि हम लोग कर देंगे मोर और ज़्यादा मेडिकल इक्विपमेंट्स कर देंगे, स्पेशलाइज्ड एम्बुलेंसेज कर देंगे, विच इज़ अगेन ग्रेट, और ताकि हम लोग प्रिपेयर कर सकें फ्यूचर में इस तरह का अगर कोई पेंडेमिक आता है तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रह सके। कहीं ना कहीं ये चीज़ एशिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी जो कि साउथ कोरिया है, उससे ये जो चीज़ें कर रहा है ना साउथ कोरिया, इससे डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसकी इकोनॉमी को भी री इन्विगरेट करेगी। डेफिनेटली मेरे ख्याल से तो इकोनॉमी को भी ज़रूर पुश मिलेगा। देखिए, ट्रम्प साहब ने बीच में खुद से ही अपने लिए बोल दिया था कि वो वॉर टाइम प्रेसिडेंट है। अगर मुझे एक चॉइस मिले और यूज़ करने के लिए कि वॉर टाइम प्रेसिडेंट, तो मैं ये टाइटल मून साहब को देना चाहूँगा कि जिस तरह से इन्होंने साउथ कोरिया को कम बैक किया है, और जिस तरह से साउथ कोरिया ने इस पूरे डिजीज़ को लड़ा है, कोरोना के स्प्रेड को रोका कि आप तो ख़त्म कर दे रहे हैं ये लोग। इसके लिए अगर वॉर टाइम प्रेसिडेंट का टाइटल अगर देना हो तो इसमें निसंदेह है मून साहब को जाता है, इसमें मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं है। देखिए, अगर ये वॉर है ना, तो वॉर को जीतता वो है जो जीतने की तैयारी करता है। सो द वन हु विन्स द वॉर इज़ द वन हु एक्चुअली प्रिपेयर्स फॉर द वॉर। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। मुझे बताइएगा आपको मज़ा आया कि नहीं, आपको एकदम क्लियरली सब कुछ समझ में आया कि नहीं साउथ कोरिया के बारे में। इसके अलावा कोई भी चीज़ साउथ कोरिया के बारे में और कोई भी चीज़ दुनिया के बारे में, या आप अपनी तरफ से कोई स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई वुड लव टू हियर कि आपका पॉइंट क्या है। मैंने साउथ कोरिया के बारे में बता दिया, इसके पहले मैंने ताइवान के बारे में बता दिया था, WHO के बारे में बताया था, यूनाइटेड स्टेट्स की प्रॉब्लम के बारे में बताया था, इटली के बारे में मैंने बताया था, इंडिया के लिए लिया था हम लोगों ने। तो मैंने ऐसे तकरीबन काफ़ी सारे कंट्रीज़ को कवर कर दिया। तो इसके अलावा भी जो भी ओपिनियन आपका होगा, या आपको ऐसा लगता होगा कि सर हम लोग ये भी कर सकते हैं, या मेरे ख्याल से ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, जो भी होगा एक पोलाइट तरीके से ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आई लव टू रीड योर रिमार्क। तो मैं सौरभ ठाकुर आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं। बाय बाय एवरीबॉडी। भूलिएगा मत, इंडिया फाइट्स कोरोना, और ये वॉर हमको जीत के ही निकलना है बाहर। घर में रहिएगा, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिएगा। स्टे सेफ। बाय बाय एवरीबॉडी।